हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि आखिर पुराण की ऐतिहासिक महत्ता क्या है। यानी पुराण जो हम लोग जानते हैं, ऐतिहासिक सोर्स में आप देखेंगे, उसको हम लोग पढ़ते हैं तो आखिर उसकी महत्ता क्या है और उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा है। और इस वजह से इतिहास लेखन में उसका क्या महत्व रहा, जिसके कारण उसको इतिहास लेखन में भी स्थान दिया गया। तो चलिए उसे समझते हैं। पहले देखिए, पुराण जो शब्द है वह उसका अर्थ ही होता है प्राचीन। तो पुराण शब्द का ही अर्थ होता है प्राचीन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आप दूसरी बात ये समझिए कि पुराण के रचयिता के बारे में आपसे पूछे तो लोमहर्ष ऋषि हैं, उनको और उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा उनका नाम है, तो उनको माना जाता है। तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। 18 महापुराण है और 18 उपपुराण। महापुराण 18 और उपपुराण 18। पुराणों के 5 लक्षण किस में बताए गए हैं, तो वो ध्यान रखिएगा कि पुराण, हर एक पुराण, जितने भी पुराण हैं, जैसे 18 महापुराण है, 18 उपपुराण है, इन तमाम पुराणों के 5 लक्षण की चर्चा अमर सिंह एक राइटर है, उनकी पुस्तक का नाम अमर कोश है। तो अमर सिंह की अमर कोश में ये बताया गया है कि हर एक पुराण का 5 लक्षण होता है, यानी 5 उसके गुण होते हैं। तो वो क्या है, तो सर्ग, पहले तो गुण उसके क्या क्या होते हैं वो समझिए। सर्ग, उसके बाद प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। तो इसे याद इस तरह रखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। तो इसके यही 5 गुण होते हैं हर एक पुराण के: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। फिर एक दो बार बोलिएगा, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। तो सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, और प्रतिसर्ग का मतलब होता है पुनः सृष्टि, मतलब प्रति लग गया तो पुनः, यानी पुनः सृष्टि। मनवंतर का अर्थ हो गया विभिन्न मनुओं का योग, विभिन्न मनुओं का योग मनवंतर हो गया। उसके बाद वंश, देवताओं और ऋषियों की वंशावली जो होती है उसे वंश के अंतर्गत रखा गया है। और राजवंशों की सूची जिसमें दी गई है उसे वंशानुचरित कहा गया है। तो ये पुराण के 5 लक्षण हैं और इसके महत्व: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंश, वंशानुचरित, ये 5 इसके लक्षण होते हैं। तो अब देखिए, अगर इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस दृष्टि से, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से, कौन कौन से पुराण के ये लक्षण जो हैं 5, उनमें से कौन कौन से लक्षण महत्व के हैं वो अब समझ लें हम लोग। तो देखिए, पुराण के ये जो 5 लक्षण हैं उसमें से एकमात्र लक्षण जो है वो महत्व का है, जिसमें आपको हमने बताया राजवंशों की वंशावली जो दी गई है वो। तो वंशानुचरित, उसको 5वां लक्षण जो है वंशानुचरित जो है, वो जो 5वां है वंशानुचरित। तो इसी का महत्व इतिहास में है। बाकी आपको पौराणिक घटनाओं को जानने के लिए, पुराण को पढ़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, बट हम लोगों के लिए, इतिहास के छात्र के लिए, वंशानुचरित का काफ़ी महत्व है। तो देखिए, क्योंकि इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली दी गई है, यानी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की इसमें वंशावली दी गई है। तो इसमें देखिए, 18 महापुराण में केवल 5 महापुराण जो है वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण हो गया, वायु है, विष्णु है, ब्रह्मांड है और भागवत। ये 5 जो महापुराण हैं वो महत्व के हैं या महत्वपूर्ण हैं। कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत पुराण। और इसी में एक, इन 5 में एक भविष्य पुराण को मिलाकर ये 6 महापुराण सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। भविष्य को मिला दीजिएगा, भविष्य पुराण को। तो 6 मात्र ऐसे पुराण हैं जो प्राचीनतम माने जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, उसके बाद वायु पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण। और इसमें एक भविष्य पुराण को मिला दीजिएगा तो 6 प्राचीनतम पुराण माने जाते हैं। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं और कुछ महत्वपूर्ण राजवंश। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, किस, ऐसे मान लीजिए आपसे ये 3 राजवंश दे देगा और 3 पुराण दे देगा और बोलेगा कि आप मैच कीजिए, आगे पीछे मान लीजिए दे दिया और बोलेगा मैच कीजिए कि कौन पुराण से कौन वंश संबंधित है। तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, मौर्य वंश जो है वो विष्णु पुराण से संबंधित है। शुंग और सातवाहन वंश ये मत्स्य,
पुराण से संबंधित है, और गुप्त वंश जो है वायु पुराण से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण, शुंग और सातवाहन जो है मत्स्य पुराण, और गुप्त वंश जो है वायु पुराण से संबंधित है। देखिए शुंग और सातवाहन वंश जो था ये दक्षिण भारत का, पहले तो आप देख लीजिए सातवाहन वंश, 100 से सातवाहन, 100 से शुंग, ये दोनों ही जब आपके दिमाग में रहे तो आप मत्स्य मारिएगा। तो देखिए आप जो देखिएगा सातवाहन वंश जो है वो दक्षिण भारत का है, और इस वंश की जो राजकीय चिन्ह भी है वो मछली है या मत्स्य है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये राजकीय चिन्ह नहीं है, उसमें है नाव का ये रहता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो लेकिन इसमें आप ये रखिए मत्स्य मतलब शुंग वंश, ये दक्षिण भारत का है, और दक्षिण भारत के किनारे आप ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत के किनारे समुद्र है बहुत ज़्यादा। तो ये दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का शासन चल रहा था, और यहाँ समुद्र किनारे है तो यहाँ मछली ज़्यादा होगा, इसीलिए सातवाहन वंश का जो राजकीय चिन्ह हो गया वो इस तरह याद रख लीजिए आप, मत्स्य है, और 100 से शुंग और 100 से सातवाहन, इसलिए दोनों का हो गया मत्स्य। और मौर्य वंश का विष्णु पुराण आप याद रखिएगा, और वायु पुराण आप रख लीजिएगा गुप्त वंश का। तो ये तीनों आपको किसी न किसी तरीके से याद रखने होंगे, चूँकि यहाँ से सवाल रहते हैं तो आप ध्यान में रख लीजिए उसे। तो अब है कि भाई इसको इतिहास में क्यों महत्व दिया गया, यानी इतिहास लेखन में इसके क्या महत्व है। तो इसका महत्व तब से दिया जाने लगा जब एक राइटर है पारजीटर, ये इनके द्वारा कहा गया कि भाई देखिए भारतीय इतिहास को जानना है तो इसमें पुराण की ऐतिहासिक महत्व पर इन्होंने ही सबसे पहले प्रकाश डाला, और बताया कि पुराण में जो भी वंश दिए हैं उससे भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, इसीलिए पुराण का भी सोर्स के रूप में यूज किया जाना चाहिए। और इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, तो आप ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ देगा ये पुस्तक किसकी रचना है। आप देखिए हिस्टोग्राफी में इसी तरह का क्वेश्चन रहता है जो कि आपसे बन जाएगा अगर आप ध्यान रखें। एंसेंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, एंसेंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ये पारजीटर महोदय की है, और इन्हीं की एक और पुस्तक है डायनेस्टीज ऑफ द कलिएज, डायनेस्टीज ऑफ द कलिएज, ये पारजीटर महोदय की पुस्तक है। बाद में देखिएगा इन्हीं के बाद पारजीटर महोदय के पश्चात रोमिला थापर, जो आप जानते हैं बहुत बड़े इतिहासकार हैं, रोमिला थापर और मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तो इनके द्वारा पुराणों के महत्व पर प्रकाश डाला गया बाद में पारजीटर के पश्चात। तो आपसे पूछा जाए कि इतिहास के प्रमाणिक में यानी पुराण के महत्व को किसने मतलब समझा या किसने पुराण के महत्ता को बताया, तो आप ये याद रखिएगा कि पारजीटर और रोमिला थापर ने, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके पश्चात आप आइए देखिए पुराण में आखिर क्या क्या जानकारी मिलता है, आखिर इसको इतिहास के लिए सोर्स के लिए, इतिहास के सोर्स के लिए यूज होता है इसका, तो आखिर क्यों, तो इसका महत्व क्या है आखिर इतिहास में। तो अब यहाँ से आप इसके महत्व को समझिए कि पुराण का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यानी इतिहास के बच्चों को पुराण आखिर किस महत्व मतलब किस लिए ज़रूरी है पुराण, जो कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए इतिहास के बच्चों को। तो देखिए पुराण में हर्यक वंश, हर्यंक किसको बोलते हैं, उसका शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश जैसे वंशावली, ऐसे वंशों के बारे में जानकारी मिलती है किसमें, तो पुराण में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पुराण में आखिर किसकी जानकारी मिलती है, तो हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और सातवाहन वंश तथा गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है इसमें पुराण में। और उसके बाद आप ये पुराण में नाग से अंत होने वाले बहुत सारे शासकों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने पहली शताब्दी के दौरान उत्तर और मध्य भारत पर शासन किया था। नागवंश से संबंधित कई एक शासक की चर्चा इसमें है जिन्होंने प्रथम शताब्दी के दौरान उत्तर और मध्य भारत पे शासन किया था। भागवत पुराण 10वीं शताब्दी तथा स्कंद पुराण 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध की गई थी। तो ये आप ध्यान रखिए। इतिहास तथा पुराण को पंचम वेद, यानी इतिहास छांदोग्य उपनिषद में देखिएगा इतिहास और पुराण को पंचम वेद के रूप में उसमें चर्चा की गई है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि पुराण में आखिर क्या क्या चर्चा है। तो पुराण में देखिए हर्यंक वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शिशुनाग वंश है, सातवाहन वंश है, गुप्त वंश, इन तमाम वंशों के बारे में चर्चा है। पुराण में नाग से
अंत होने वाले कई एक शासकों की चर्चा है। उसके बाद इससे उत्तर और मध्य भारत में शासन करने वाले शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इतिहास और पुराण को पंचम वेद के रूप में माना जाता है। तो आपसे ऑप्शन दे देगा इतिहास तथा निम्न को पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। उपनिषद को है, वेद को है, उसके बाद आपको दे देगा उपनिषद, वेद, स्मृति और पुराण। तो आपको पुराण वहाँ टिक करना है। इसी तरह आप ये याद रखिएगा, पुराण ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक परंपराओं के बीच परस्पर संवाद और हिंदू धार्मिक आचरण के उदय और विकास को भी प्रतिबिंबित करता है। सूत तथा मगध को जाने वाले गायकों ने ऐतिहासिक कथाओं के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बारे में भी चर्चा पुराण में मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें पुराण से संबंधित थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आखिर कौन से पुराण सबसे प्राचीन है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो आखिर मत्स्य पुराण प्राचीन है और सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है इसको। तो इसमें कौन कौन सी चर्चाएं मिलती है, तो इसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्य जो हुए उनके नामों की चर्चा मत्स्य पुराण में मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अग्नि पुराण जो है, इसमें राजवंश के साथ साथ कृषि से संबंधित विवरण मिलते हैं तथा तंत्रवाद के बारे में इसमें चर्चा मिलती है। किसमें, तो अग्नि पुराण में। इस प्रकार आप देख लिए कि आखिर पुराण की ऐतिहासिक महत्ता ये है कि इससे कई एक भारत के राजवंशों की जानकारी मिलती है। और इसके जो 5 भाग हैं, जो कि आप देखिए कि अमर सिंह के अमर कोश में 5 भाग में पुराण की हर एक विशेषताओं को 5 भागों में बांट के बताया गया है कि इसके 5 विशेषताएं होती है। तो कौन, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। तो इसमें बताया गया है कि वंशानुचरित जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजवंशों के बारे में चर्चाएँ मिलती है और इसी के आधार पर पुराण का इतिहास में भी महत्व है। और इतिहास का जब लेखन होता है या लिखा गया इतिहास को, तब पुराण के ही साक्ष्य को उसमें आधार बनाया गया और पुराण से ही कई एक राजवंशों के राजाओं के बारे में भी चर्चा मिलती है। जैसे मौर्य वंश के राजाओं की चर्चा है, हर्यक वंश के राजाओं की चर्चा है, शुंग वंश के राजाओं की चर्चा है। इसमें कई एक वंशों के राजाओं की वंशावली दी गई है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात कौन हुआ, तो बिंदुसार, बिंदुसार के पश्चात अशोक, अशोक के बाद कौन हुआ। तो ऐसे करके उसमें चर्चाएं दी गई है। जैसे हर्यक वंश में आप देखेंगे सभी राजवंशों के शासक कौन कौन हुए, उन तमाम लोगों के बारे में इसमें चर्चा है। तो इसीलिए पुराण को राजवंशों की वंशावली तैयार करने में और राजवंशों के इतिहास को जानने में इसके महत्व को देखते हुए इतिहास में इसका यूज किया जाता है, इसके वंशानुचरित वाले भाग को। और इसमें देखिए कौन कौन से मतलब कौन पुराण किस वंश से संबंधित है, इसको भी हमने बताया। मौर्य वंश से संबंधित विष्णु पुराण है। उसके बाद शुंग और सातवाहन, देखिए 100 से शुंग, 100 से सातवाहन, ये मत्स्य पुराण। और गुप्त वंश से संबंधित वायु पुराण है। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी अतिरिक्त इसमें हमने बताया था कि भाई पारजीटर और रोमिला थापर जैसे इतिहासकार जो हुए, उन्होंने ही इतिहास के संबंध में इसको बताया कि भाई पुराण का महत्व काफ़ी है इतिहास समझने और बूझने के लिए, इसीलिए पुराण का अध्ययन करना चाहिए और पुराण का इतिहास के सोर्स के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए, ये हमने बताया था। उसके बाद इसमें कौन कौन से वंश, तो वो हमने आपको बता दिया कि आखिर किस वंश के बारे में है। और आपको एक बात और हमने बताया कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और प्रामाणिक पुराण भी इसको माना जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र से संबंधित कई एक आचार्यों के बारे में चर्चाएं मिलती है। उसी प्रकार आपको हमने बताया कि आज अग्नि पुराण जो है, इसमें राजवंश के साथ कृषि संबंधित विवरण भी तथा तंत्रवाद के बारे में चर्चा इसमें की गई है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि पुराण की ऐतिहासिक महत्ता क्या है हमारे इतिहास को समझने बूझने में, और इतिहास में इसका यूज क्यों है, तो इसे हमने आपको बताने का प्रयास किया। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।